आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स जो हम लोग का 10th चैप्टर है, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन सबों के बारे में पढ़ा। और ये सारे वीडियो जो भी हैं तुमको राइस ट्यूटोरियल ऐप पर अपलोड हैं, जो चैप्टर 11 के हों, 12 के हों। जो स्टूडेंट जेईई मेंस, एडवांस, नीट या बोर्ड के प्रिपरेशन करना चाहता है वो राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर जो है तुमको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ये सब क्वेश्चन, और ख़ास करके तुमको जो किसी भी टॉपिक में उसको समझने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए मेंटोर के रूप में वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी पोर्शन को समझना हो, कोई तुमको क्वेश्चंस नहीं बन रहे हो, सॉल्व होने में दिक्कत हो रहा हो, तो इसके लिए तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। उस बोर्ड के लिए तुम उसमें जा कर के तुम नोट्स भी राइस ट्यूटोरियल ऐप पर प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। तो जाहिर है कि तुमको एक ऐप है जिससे कि बोर्ड हो, जेईई मेंस, एडवांस, नीट, इन सबों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रे जो है तुमको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये वेव के फिनोमेनन के आधार पर डील होता है। तो ये तुमको रे के आधार पर इसको डील, रे ऑप्टिक्स के आधार पर इसको डील नहीं किया जा सकता। वेव फिनोमेनन है, तुमको उसके आधार पर इसको डील किया जा सकता। द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम straight edge is called diffraction of light, diffraction of light ये कहलाएगा। लाइट किनारा से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो ये तुमको जैसे लाइट कहते हैं हम लोग की, कहते हैं स्ट्रेट लाइन में पहले हम लोग पढ़ते थे कि जाता है, लेकिन ये जो तुम्हारा है ये बताता है कि लाइट स्ट्रेट बेंड कर जाता है। और ये तभी संभव है जब लाइट को तुमको वेव की तरह हम लोग ट्रीट करें, तो इसको हम लोग डील कर सकते हैं। द phenomenon of diffraction can be explained on the basis of emerging wave front from secondary वेवलेट्स के आधार पर जो वेव फ्रंट निकलता सभी डायरेक्शन में जाएगा, जो हाइगन्स प्रिंसिपल में हम लोगों ने पढ़ा, जो हाइगन्स प्रिंसिपल में हमने देखा, उसी के आधार पर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डील कर सकते हैं। रे ऑप्टिक्स इसको डील नहीं कर पाएगा, और इसीलिए लाइट को जो है तुमको वेव के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। जबकि तुमको अभी तक जो इंटरफेरेंस को भी तुमको जो है, इंटरफेरेंस को भी हम लोग वेव ऑप्टिक्स के आधार पर ही डील कर सकते हैं। रे ऑप्टिक्स के आधार पर इंटरफेरेंस के फिनोमेनन को डील, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन सबको एक्सप्लेन नहीं किया सकता। उसी तरह से डिफ्रैक्शन है, और जो आगे के जो पोलराइजेशन हो गए, ये सब वेव के आधार पर ही डील हो सकते हैं। जो वेव फिनोमेनन को क्या करते हैं, बताते हैं कि ये वेव फिनोमेनन ही लाइट का एक्चुअल फिनोमेनन है, और इसी को हम लोग वेव ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। और इसका जहाँ तक कि इफ़ेक्ट हम लोग देखते हैं, इफ़ेक्ट मतलब कि कुछ एग्जाम्पल्स रूप में तुमको कलर ऑन CD, दूसरा फ्रिंजेस ऑन द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। ये सब तुमको क्या है, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल शैडो जहाँ बना हुआ था उसमें देखो कुछ फ्रिंज बनता हुआ है। तो ये तुमको डिफ्रैक्शन के कुछ क्या है, तुमको ये ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि ये तुम्हें दिखाई पड़ेंगे। ये सब इसके इफेक्ट्स हैं। और डिफ्रैक्शन तुमको नॉर्मल लाइफ में तुमको ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं हो पाता, बिकॉज कि ये तुमको जो है, जबकि एज का जो स्लिट का एज है वह छोटा होगा, तभी तुमको ये दिखाई पड़ता है। तो ये डिफ्रैक्शन का जो तुमको न्यूटन के समय से ही ऐसे ये ज्ञात था कि वो लाइट मुड़ता है, और लाइट मुड़ने का कारण यही हुआ कि जो सेकेंडरी वेव फ्रंट आएंगे उससे जो सेकेंडरी वेव्स निकलते हैं तो ये सभी डायरेक्शन में फैलेंगे, तो ये तुमको क्या कहते हैं, बेंड करके भी ये चले जाएंगे। और इसी के आधार पर केक्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है, डिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया जा सकता है।
तो अब हम लोग इसके जो है तुमको ये इफेक्ट डिफ्रैक्शन का डिफिनीशन हो गया तुम्हारा। अब तुमको इसके जो है इफेक्ट भी यहाँ पर हमने देखे। अब हम लोग डील करेंगे डिफ्रैक्शन से जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट हैं जिसको कि जो फ्रिंज हम लोग बनाएंगे, जो कि हम लोग सिंगल स्लिट तुमको सिंगल स्लिट जो स्ट्रेट जो हो उसके द्वारा डिफ्रैक्शन के पैटर्न का हम लोग विजुअलाइजेशन करेंगे, पहले स्टडी करते हैं और उसके बारे में हम लोग पहले चर्चा करते हैं। एक सिंगल स्लिट जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है तुम्हारा, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो डिफ्रैक्शन का मतलब हो गया कि एक स्लिट है जिसका कि जो साइज होगा, जिसका विड्थ कह सकते हैं आप, वेवलेंथ के क्या हो, तुमको वेवलेंथ जो लाइट उस पर फॉल हो रहा है उसके ऑर्डर में होना चाहिए। द स्लिट है तो इसको कहते हैं हम लोग फ्रेनेल सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो इसको लिखते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन। तो सिंगल स्लिट तुमको एक स्लिट है, एक स्लिट ले लें, एक स्लिट हो गया तुमको, इसका जो विड्थ है तुमको इसको L लिख लीजिए और इसको मान लेते हैं तुम्हारे बुक में इसको N लिखा गया है, L और N ये स्लिट हो गया। और इसका मिडिल में तुमको, इसका मिडिल में एक मिडिल पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर M है और इसका एक सेंट्रल लाइन यहाँ ले लीजिए, जहाँ पर के एक स्क्रीन है, स्क्रीन है यहाँ से सेंट्रल लाइन यहाँ पर जो C दे दीजिए, सेंटर पे हो गया। और यहाँ पर तुमको इसके बीच का जो डिस्टेंस ले लीजिए, कैपिटल D ले लो इसको, स्क्रीन का ये स्क्रीन है जहाँ पर हम लोग स्लिट से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है ये हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ये स्क्रीन हो गया। और यहाँ पर हो गया तुमको स्ट्रेट एज है, ये स्ट्रेट तुमको हो गया, ये एज है ऑफ विड्थ A, स्ट्रेट एज ऑफ विड्थ A, ये है स्ट्रेट एज ऑफ विड्थ A। ये स्मॉल, ये वेवलेंथ के क्रम मतलब ऑर्डर में होना चाहिए और तभी जाकर के आप डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो स्क्रीन पर जो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, यहाँ पर कुछ पैरेलल लाइट्स आ रहे हैं, ये जो तुमको है इस तरफ से क्या होंगे लाइट, और ये तुमको आ रहे हैं जिसके कारण कि तुमको यहाँ पर जो लाइट आएंगे तो यहाँ पर जो स्क्रीन पर है तुमको स्क्रीन के हर एक पॉइंट्स पे का लोकेशन देने के लिए मान लेते हैं एक पॉइंट है स्क्रीन पर जो कि यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, ये तुमको जिसका नाम इसका लिख लो P है ये, और ये MC से जो कि हमारा मिडिल पॉइंट जो ये लाइन है इससे एंगल, इसका एंगुलर पोजीशन क्या हो गया थीटा है। इस पर क्या होगा, इस थीटा पर ये इसकी पोजीशन को बता रहा है। और जो ये लाइट है तुमको ये इंसिडेंट हो रहा है यहाँ से, ये तुमको इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पर, और ये यहाँ से तुमको होगा एक रे तुमको एक ये P पॉइंट पर एक मान लेते हैं कि यहाँ से वेव जा रहा होगा, एक यहाँ से वेव जा रहा होगा और एक N से अगर जा रहा है तो जैसा कि हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा। एक N पॉइंट से जाएगा यहाँ पर, N पॉइंट से P पर लाइट गया और एक गया कहाँ से, L से गया। तो इन दोनों में कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ, किसमें किसमें, LM और L से P तक गया एक लाइट और N से P तक गया। तो इसमें पाथ डिफरेंस का जैसा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग किए थे तो L से क्या किया गया यहाँ पर, L से तुमको इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इस लाइन पर, इसको मान लेते हैं A, तो तुमको NA जो हो गया तुम्हारा, NA तुम्हारा ये क्या हो गया, पाथ डिफरेंस हो गया। NA जो तुम्हारा हो गया ये NA तुम्हारा क्या हो गया, ये डेल्टा x हो गया, ये परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया है। तो ये जब एंगल ये परपेंडिकुलर है और जब D बहुत बहुत बड़ा होता है A से, जैसा कि तुमको अप्रोक्सीमेशन हम लोग पिछले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखे थे, तो ये जो एंगल, ये भी एंगल क्या होगा तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल इस पर बनेगा यह भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाएगा।
तो ट्रायंगल मतलब तुमको जो कि एल पर जो एंगल बना हुआ है वह क्या हो जाएगा तुम्हारा थीटा के अबाउट हो जाएगा। और उस स्थिति में ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो अभी तक जो हमने फिगर बनाया उसको फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एल एन एक स्लिट है जिसका विड्थ ए है और इससे कैपिटल डी डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रखा हुआ है जिस पर कि हम लोग फ्रिंज पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। और फ्रिंज पैटर्न जो यहाँ पे दिखता है, यहाँ पर तुमको डार्क ब्राइट ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क करके एक फ्रिंज पैटर्न बनता हुआ इसमें दिखता है। तो ये डिफ्रैक्शन का ये जो तुमको है ये क्यों दिख रहे हैं यहाँ पर कोई डबल स्लिट तो है नहीं, दो स्लिट है नहीं, एक ही स्लिट है। तो यहाँ पर जो पैटर्न बन रहे हैं इसको हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। यहाँ पर जैसे इंटरफेरेंस में दो स्लिट के कारण हम लोगों ने देखा था, और यहाँ पर एक सिंगल स्लिट के कारण भी यहाँ पर डिफ्रैक्शन के पैटर्न दिखते हैं, जो फ्रिंज के पैटर्न दिखाई पड़ते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो ये तुमको इसमें जो स्क्रीन पर जो डार्क ब्राइट फ्रिंजेस दिख रहे हैं वो क्यों दिख रहे हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक जो फेनोमेनन है इसको डिफ्रैक्शन का हेल्प लेंगे कि ये लाइट मुड़ करके किसी भी पॉइंट पर हर पॉइंट से पहुंचता है, अलग अलग पॉइंट से पहुंचेगा और अलग अलग जगह से जाएगा। तो वह जिस प्रकार से इंटरफेरेंस होता था दो स्लिट से, यहां भी इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोर्सेज हो गए, वेरियस नंबर ऑफ सोर्सेज हो गए। इस स्लिट का हर पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा, एक सेकेंडरी वेवलेट्स क्रिएट कर रहा है, इसलिए हर एक पॉइंट एक सोर्स हो गया। तो इसका मतलब यहां पर कह सकते हैं इस स्लिट पे इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोर्सेज के इंटरफेरेंस के कारण यहां पर एक पैटर्न प्राप्त होगा। यहां पर क्या कह सकते हैं कि स्लिट का जो हर पॉइंट है जो कि एक सेकेंडरी वेवलेट क्रिएट कर रहा है और उसके इंटरफेरेंस के कारण एक पैटर्न प्राप्त होगा जो कि डिफ्रैक्शन पैटर्न कहलाएगा। तो ड्यू टू क्या लिख सकते हैं, और इसको जो है हर पॉइंट का, इसमें इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोर्सेज हो गए, छोटा छोटा पार्ट में करेंगे तो उसको सबके पैटर्न को अगर देखना हो, जैसे दो स्लिट का के कारण हम लोग निकाले थे, तो उसी को जैसे हर पार्ट को जैसे ले करके फेज डिफरेंस को कैलकुलेट करके फ्रिंज विड्थ में जैसे हम लोग कैलकुलेट किए, इंटीग्रेट करके इसमें निकालना पड़ेगा। तो इसका जो कि तुमको ऑब्जर्व करके जो कि हमारा जो इसको पूरा इसको डील करने का जो कंसेप्ट है इसका एनालिटिकल, वो हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, इसलिए उसके जो है इंटीग्रेशन करके जो इसको निकालने का प्रोसेस हो सकता है। यहाँ पे इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोर्सेज हो गए, सबों के बीच में, दो सौ के बीच में फेज डिफरेंस लेकर के उसके बीच का इंटरफेरेंस करा के उसको तुमको क्या करेंगे, उसके द्वारा फिर सबके लिए इसको इंटीग्रेट करके हम लोग यहाँ पे पैटर्न को का जो एनालिटिकल है वह हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये हम लोग का जो सिलेबस है उसमें इस अप्रोच से हम लोग को नहीं पढ़ाया गया है, बल्कि कुछ इसके जो रिजल्ट्स हैं वो से बताए गए हैं और उस रिजल्ट को डील करने के कुछ प्रोसेसेस बताए गए हैं। तो यहां पर जो तुमको LM क्या हो गया, एक स्लिट है, LN तुमको इनफैक्ट LN इक्वल्स टू स्लिट ऑफ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए, सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए हो गया। तो यहां पर हो गया, यहां पर वेवलेंथ लेमडा का एक लाइट फॉल कर रहा है, यहां पर वेवलेंथ लेमडा का लाइट फॉल कर रहा है, इस पर वेवलेंथ लेमडा का लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा फॉल ऑन स्लिट पर पड़ रहा है। तो फ्रिंज पैटर्न डिफ्रैक्शन फ्रिंज पैटर्न भी कह सकते हो, डिफ्रैक्शन फ्रिंज पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन पर यहां पर डिफ्रैक्शन फ्रिंज पैटर्न प्राप्त होगा। तो यहां पर जहां पर कि तुमको थीटा, इसमें क्या प्राप्त होता है अगर ये देखें, थीटा इक्वल्स टू 0 और थीटा इक्वल्स टू n+12 लेमडा बाय ए, जहां पर n का वैल्यू तुमको लिखेंगे, n का वैल्यू, तो इस पे तुमको ये बनता है, तुमको ब्राइट फ्रिंज यहाँ दिखाई पड़ेगा। ये दो रिजल्ट हैं, तुमको इस पे ये ब्राइट फ्रिंज आएगा। इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं, और जिसका मैंने कहा कि जो डिटेल जो एनालिटिकल जो है तुमको इसका जो डाटा है एनालिटिकल जो इसमें जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग को डिलीट कर दिया गया है, सिलेबस में हम लोग को नहीं है। ये प्लस माइनस n का वैल्यू 0 नहीं हो सकता इसमें,
ध्यान रहे, इनका वैल्यू जीरो के अलावा सारे इंटीजर्स होंगे, जीरो नहीं होगा। दूसरा डार्क के लिए होता है थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा बाय ए, ये होगा डार्क फ्रिंज, इसमें डार्क फ्रिंज बनेगा और n बराबर इसमें भी जीरो नहीं ले सकते हैं, +-1 +-2 सो ऑन। तो ये तुम्हारा हो गया ये डार्क और ब्राइट फ्रिंज के ये एरियाज हो गए जहां पर डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिलेंगे। थीटा इक्वल्स टू जीरो पर क्या होगा तुमको, थीटा इक्वल्स टू जीरो जहां पे होगा वहां पर क्या बनेगा, थीटा इक्वल्स टू जीरो पर तुमको बनेगा डार्क फ्रिंज, थीटा इक्वल्स टू जीरो पर बनेगा ब्राइट फ्रिंज बनेगा और थीटा इक्वल्स टू n प्लस हाफ लेमडा बाय ए, और n का वैल्यू जीरो नहीं रखना, ध्यान रहे n का वैल्यू 1 से रखना होगा आपको। 1 प्लस पहला बनेगा 1 प्लस 3/2 लेमडा बाय ए पर, दूसरा 5/2 लेमडा बाय ए पर बनेगा 5/2 लेमडा बाय, तीसरा 7/2 लेमडा बाय पर। और डार्क कहां कहां प्राप्त होगा, n का वैल्यू जीरो नहीं ले सकते हैं, n लेमडा बाय ए में, लेमडा बाय ए एंगल पर 2 लेमडा बाय ए, 3 लेमडा बाय, 4 लेमडा बाय, माइनस लेमडा बाय, ये सब जगह पे क्या बनेंगे, वहां से डार्क का रीजन होगा। तो ये तुमको अब जहां तक कि इसको अगर एक्सप्लेन करना है इस रिजल्ट को, तो इसमें हम लोग 2 पॉइंट अगर मान लेते हैं कि ln का देख लें, जो कि ट्रायंगल में अगर देख लें हम लोग इसको, ये रिजल्ट है आफ्टर ऑल, हमारा कोई भी जो भी अब है तुम्हारा, इस रिजल्ट को ही ध्यान रखना है हमें, और जो भी एक्सप्लेनेशन की जा रहे हैं वो समझने का कोशिश कर सकते हो, जो थ्योरी इसको सही ठहराने का कुछ कोशिश किया जाएगा। बाकी रिजल्ट्स आपको जो है यही आपके काम आने वाले हैं और इसी पर आपको फोकस करना है कि थीटा इक्वल्स टू जीरो पर क्या हो गया, ब्राइट हो गया, और थीटा इक्वल्स टू n प्लस हाफ लेमडा बाय ए पर भी ब्राइट हुआ, और n का वैल्यू 1 2 3 ये सब रखना है, और थीटा इक्वल्स टू n लेमडा बाय ए, n नॉट इक्वल टू जीरो के अलावा सारा इंटीजर लेना है, दैट इज पर क्या होगा, वहां पर डार्क फ्रिंज बनेगा। तो ये तुम्हारा रिजल्ट है, इसको हम जस्टिफाई करने का कोशिश करते हैं, थोड़ा सा जहां तक समझ पाओ इसको समझने का कोशिश कर सकते हो। रिजल्ट यही है एंड तुम्हें इसी को याद रखना है, और बाकी तुम्हें एक्सप्लेन इसमें थोड़ा सा मैं कर देता हूं लॉजिक के आधार पर, और इस रिजल्ट को ही ध्यान रखिए, आपका काम हो जाएगा। जो सिलेबस है यही आपका है। तो यहां पर क्या लेते हैं, जैसे कि यहां पर जो ट्रायंगल हम लोग को देखो, जैसे कि पाथ डिफरेंस वगैरह जो निकाले थे हम लोग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसी की बात करेंगे हम लोग। तो ट्रायंगल यहां पर ले लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल LNA में चले जाएं, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारा, साइन थीटा इक्वल्स टू NA बाय LN, तो NA जो तुम्हारा है दैट इज साइन थीटा इक्वल्स टू डेल्टा x बाय A, तो डेल्टा x इज इक्वल टू A साइन थीटा फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज अप्रॉक्स इक्वल टू थीटा, तो डेल्टा x इज इक्वल टू A थीटा। तो जितना से तुम्हारा स्लिट का विड्थ होगा, अगर ये इफ द 2 पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस y, if 2 points separated by distance a/2, ऐसा लिख देते हैं, if 2 points on slit separated by a/2, separated by a/2, तो सेपरेटेड बाय a/2, तो डेल्टा x कितना हो जाएगा, डेल्टा x जो हो जाएगा तुम्हारा a/2 इंटू थीटा, डेल्टा x हो जाएगा a/2 इंटू थीटा, तो a/2 इंटू थीटा हो गया। और इफ थीटा इक्वल्स टू अगर लिख दें, थीटा इक्वल्स टू, और थीटा इक्वल्स टू हम लोग ले लें जैसे कि लेमडा बाय, तुमको जहाँ तक हम लोग डिफाइन करते हैं थीटा इक्वल्स टू लेमडा बाय ए लेते हैं, इफ थीटा इक्वल टू जैसे n लेमडा बाय ए लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू n लेमडा बाय ए, और n इज इक्वल टू +-1 +-2 सो ऑन, तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, और यहाँ पर जो डेल्टा x आ गया तुमको a/2 से वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका तुम्हारा हो जाएगा डेल्टा x बराबर a/2 इंटू थीटा, तो a/2 इंटू थीटा का मतलब हो गया n लेमडा बाय ए, थीटा इक्वल्स टू n लेमडा बाय थीटा इक्वल्स टू n लेमडा बाय ए,
तो ए तुम्हारा कैंसिल हो गया a/2, तो ये दैट्स इक्वल टू हो गया n λ/2। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका मतलब ये डार्क हो जाएगा। इसके कारण क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस, ये तुमको डार्क फ्रिंज बनने का ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जाएगा। ये तुमको जहां तक होगा याद होगा, तुमको λ/2 के मल्टीपल में गया ये, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब इसका a/2 का, अब देखो तुमको n λ/a पर डार्क कैसे होगा। स्लीट इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। एक जैसे कि हो गया, एक तुमको स्लीट को दो हाफ्स में डिवाइड करेंगे एंड पेयर्स द टोटल द होल स्लीट। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डार्क फ्रिंज इज प्रेजेंट, डार्क फ्रिंज इज ऑब्जर्व फॉर थीटा इक्वल्स टू n λ/a। इसके लिए डार्क फ्रिंज आ जाएगा। तो तुमको ये तुम्हारा क्या हुआ यहाँ पर, जैसे क्या हो गया, जैसे यहाँ पर इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कि तुमको L से तुमको L और M का ले लो, अगर L और M पॉइंट हो, कितना सेपरेशन हुआ, L के पास एक पॉइंट सोर्स लिए, एक M के पास, दोनों के बीच में a/2 का डिफरेंस है, तो दोनों जो है डिस्ट्रक्टिवली क्या होगा, वहां पर n λ/a पर क्या होगा, मिलेगा n λ/a पर डिस्ट्रक्टिव, चूंकि उसका पाथ λ/2 में आ गया, तो वो तुमको डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। अब इस ढंग से ही क्या हुआ, ये जो स्लीट है हमारा, इस स्लीट को हम पूरे को क्या कर सकते हैं, इस पूरे को हम लोग, इस पूरे स्लीट को जैसे देखो Ln यहाँ पर है, यहाँ पर एक L लिए, यहाँ पर M पर एक लिए, फिर इतना थोड़ा सा खिसके, फिर यहाँ खिसके, तो हर किसी का जोड़ा a/2 डिस्टेंस, तो पूरे स्लीट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो पूरे के कारण क्या आ जाएगा, यहाँ डिस्ट्रक्टिव ही हो जाएगा। और जहां तक कि देखोगे तुमको, जैसे अगर थीटा का वैल्यू 3, अगर a/3 स्लीट करके लें, तो वहां पर देख सकते हो a/3 अगर लेंगे थीटा इक्वल्स टू, मतलब कि अगर तुमको ले लें 3/2, मतलब थीटा इक्वल्स टू, इफ थीटा इक्वल्स टू लिया जाए 3/2 λ/a और सेपरेशन ले लिया जाए y इक्वल टू a/3 ले लें, अगर y इक्वल टू a/3, तो डेल्टा एक्स कितना हो गया, a/3 इंटू 3/2 λ/a, दैट्स इक्वल टू 3 λ/2। ये तुम्हारा λ/2 हो गया 5। तो ये जो आप देखो, जैसे कि इसका तुम्हारा इसमें क्या हो गया, 2/3 जो होगा, 1/3 से a/3 डिस्टेंस, इसमें स्लीट को 3 पार्ट में बांटेंगे, और 2 जो पार्ट हो गए उसके कारण डिस्ट्रक्टिव हो गया पेयरिंग लग के, लेकिन तीसरा जो 1/3 है स्लीट, वो तुमको कंस्ट्रक्टिव होगा। और थर्ड मतलब 1/3 स्लीट हैज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसके कारण ब्राइट होगा। इसलिए ब्राइट जो है तुमको, ब्राइट जो तुम्हारा होगा, ब्राइटनेस भी अभी 1/3 पार्टिसिपेट कर रहा है। अगला जो ब्राइट में आएगा उसमें अगर 5 पार्ट में बांटेंगे, तो 2 पार्ट, पहला a/5 का पहला दोनों, फिर a/5 का दोनों, तीसरा चौथा वो भी कैंसिल, तो जो 1/5 बचेगा सीट, वही कंस्ट्रक्टिव में जाएगा। और इस कारण से क्या होगा, इसका जो ब्राइटनेस है धीरे धीरे इस प्रकार से ब्राइटनेस जो तुम्हारा होगा स्लीट का, वह क्या होता चला जाएगा, तुम्हारा घटते चला जाएगा। स्लीट का जो ब्राइटनेस है वो कम होता जाएगा। बिकॉज क्या हो गया, तुम्हारा स्लीट का ब्राइटनेस क्यों कम हो रहा है, बिकॉज कि तुमको जैसे कि पहला में देख रहे हैं कि जो a/3 लेने पर देख रहे हैं 1/3 का अगर सेपरेशन करते गए, तो 1/3 जो स्लीट है वो ही बच पाया जो कि कंस्ट्रक्टिव होगा, बाकी जो है तुमको उसका पेयरिंग लग के क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव में चला गया। तो जैसे कि देखो, इस बात को हम यहाँ पे कह दे रहे हैं, तो तुम्हारा जो रिजल्ट था जाहिर है उसी को डिफाइन किया जा रहा है। और मैंने कहा कि बाकी तुमको रिजल्ट पर ही क्या करना है, फोकस करना है। अब है तुमको यहां पर तो यहां पर जैसे कि तुम्हारा रिजल्ट अभी तक का हो गया थीटा इक्वल्स टू 0 और थीटा इक्वल्स टू n प्लस हाफ λ/a, n 0 को छोड़ के, तो वहां पर क्या होगा, तुमको ब्राइट फ्रिंज होता है। और ब्राइटनेस जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे सेंटर से आगे, ब्राइटनेस उसकी क्या होते चल जाती है, कम होते जाती है, ब्राइटनेस घटते जाएगी, ब्राइटनेस घटते जाएगा। और तुमको और n λ/a पर क्या होता है, तुमको डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होता है, जहां n 0 नहीं है बल्कि 1 से स्टार्ट होगा। और जैसे कि तुमको
अगर इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए फिर से इस बार पिक्चर बनाएं और यहाँ पर देखें, जैसे जैसे पाथ डिफरेंस हम लोग लेते गए, जैसे कि तुमको थीटा का वैल्यू दे करके y इंटू डेल्टा थीटा हो जाता है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर ये किए कि ये जो स्लिट है हमारा, तो पहला पार्ट में जैसे अगर तुमको समझने में दिक्कत हुआ होगा, देखो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। LN है, अगर ये तुमको दो पेयरिंग हमने दो पार्ट में स्लिट को आधा आधी बांट दिया, एक पॉइंट यहां लिए एक पॉइंट यहां लिए, दोनों के बीच में सेपरेशन a/2 हो गया। तो इसमें जो तुम देखोगे जबकि तुम लोगे n लैम्डा बाय a लोगे तो ये तुमको पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच में आ जाएगा a/2 इंटू n लैम्डा बाय a लिखना चाह रहे हैं हम, तो दैट्स इक्वल लैम्डा बाय 2 डिस्ट्रक्टिव। तो पूरे स्लिट को हम पेयरिंग कर सकते हैं, जब पूरे स्लिट को करेंगे तो पूरा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, तो ये ये डार्क फ्रिंज बन जाएगा तुमको। और इसी प्रकार से अब हमने किया, अगर तुमको जब ब्राइट फ्रिंज का हम लोग को रिजल्ट प्रूव करना था n+12 लैम्डा बाय a एंगल पर, इसके लिए तो n का वैल्यू 1 रख दिया हमने, तो 3 बाय लैम्डा बाय 2a हो गया। जब इसके लिए हमने इस थीटा के लिए देखा गया और इसको 3 पार्ट में स्लिट को हमने बांट लिया, इस स्लिट को कितना पार्ट में बांट लिया, इसको हमने 3 पार्ट में बांटा, तो 1/3 जो a/3 सेपरेशन पर है, तो यहां पर a का y का वैल्यू अगर a/3 रखें हम लोग, तो a/3 इंटू 3 लैम्डा बाय 2a लिखें, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तुमको लैम्डा बाय 2 हो गया, तो इसमें डार्क हो गया दोनों कारण। लेकिन 1/3 स्लिट जो है, 1/3 दो स्लिट का 3 पार्ट था, तो 2 पार्ट के कारण तो डिस्ट्रक्टिव हो गया, खत्म हो गया। लेकिन 1/3 1/3 जो होगा, जो फर्स्ट राइट जिसको कह रहे हैं, उसमें 1/3 स्लिट जो है तुमको कंस्ट्रक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। और यही तरह से अगर हम लोग n का वैल्यू 2 रख दें, तो 2 + ½ लैम्डा बाय a रखेंगे, 2 + ½ लैम्डा बाय a दैट इज 5/2 इंटू a/5 रख दें यहां पर, तो ये लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। तो 5 पार्ट में बांटे, तो पहला स्लिट और दूसरा 1/5 जो है तुम्हारा कैंसिल हो गया, ये दोनों के कारण डिस्ट्रक्टिव हो गया। तीसरा चौथा पार्ट ये भी डिस्ट्रक्टिव हो गया, और 1/5 जो स्लिट है वो कंस्ट्रक्टिव में चला जाएगा। इस प्रकार से जो तुमको अगला जैसे बांटेंगे 7 करके अगर लेंगे तो उसको 7 पार्ट में बांटेंगे, तो उसमें 6 पार्ट तुम्हारा क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव में चला जाएगा, और 1/7 जो होगा वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव। इस प्रकार से धीरे धीरे जो कंस्ट्रक्टिव जो कि डार्क ब्राइट फ्रिंज का जो तुम्हारा ब्राइटनेस होगा वह धीरे धीरे क्या होते चला जाएगा, कम होते चला जाएगा। और ये तुमको इस प्रकार से क्या होगा, हमने ऑब्जर्व किया कि तुमको द ब्राइटनेस भी तुमको क्या होते चला जाएगा, इसका कम होते जाता है। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस फ्रिंज में पैटर्न में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। और बेसिकली जहां तक की रहे मेन आइडिया में देखें, अगर हम लोग इनिशियल जहां पर हम लोग सोचने का जो हमारा आइडिया है उसमें भी सोर्स लेते थे, और उसके बीच का क्या लेते थे हम लोग, जो इंटरफेरेंस फ्रिंज में उसमें भी हम लोग सोर्स लेते थे, उसके बीच का पाथ डिफरेंस निकालते थे, वो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, इसके आधार पर हम लोग उसका डार्क और ब्राइट फ्रिंज को एक्सप्लेन करते थे। आज भी हम वही कर रहे हैं, और अंतर सिर्फ यही है कि इसमें जो नंबर ऑफ जो स्लिट्स के जो पॉइंट्स हैं, ये इन बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स हैं, सोर्सेस हैं कह सकते हैं। और उसमें नंबर ऑफ सोर्सेस क्या थे, सीमित थे, उसमें फिनाइट थे, उसमें कम सोर्स के कारण इंटरफेरेंस कर रहे थे, और इसमें कर रहे हैं हम लोग ज्यादा फ्रिंज के कारण। तो दोनों में जो है दोनों का कंपेरिजन किया जा सकता है, कंपेरिजन ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन फ्रिंज। तो दोनों में तुमको जहां तक की है, दोनों में फ्रिंज पैटर्न प्राप्त होता है, और सेंटर पे दोनों में सेंट्रल ब्राइट होता है। लिख सकते हैं एट द सेंटर पॉइंट, एट द सेंट्रल पॉइंट जहां सी पॉइंट है तुम्हारा, ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड इन बोथ, ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये दोनों में सेम है। दूसरा कर सकते हैं इंटरफेरेंस में नंबर ऑफ सोर्स लेस, नंबर ऑफ सोर्सेस लेस होगा, कम। और इसमें डिफ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ सोर्सेस लार्ज, बहुत सा पॉइंट आप लेते हैं, बहुत सा इन्फिनिटी भी कर सकते हैं, ज्यादा होता है। एक तुमको ये डिफरेंस नजर आ रहा है। तीसरा
इसमें जो तुमको होगा डिफ्रैक्शन में जो तुमको हम लोग देखते थे, ब्राइटनेस ऑफ ब्राइट फ्रिंज डिक्रीजेस इन डिफ्रैक्शन फ्रिंज, और इंटरफेरेंस में ब्राइटनेस रिमेन्स सेम। इंटरफेरेंस में ब्राइटनेस रिमेन्स सेम, इसमें ब्राइटनेस क्या होगा, सेम रहता है। हर ब्राइट का ब्राइटनेस सेम रहेगा। और तुमको ब्राइटनेस ऊपर में से एक 1 माने कि जैसे जाएंगे ब्राइटनेस इसका सम से होगा। और जो तीसरा है तुमको चौथा भी कह सकते हो, डार्क फ्रिंज का जो सेंट्रल जो तुम्हारा डार्क है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हैज थिकनेस ट्वाइस दोनों साइड होता है, ट्वाइस देन अदर ब्राइट फ्रिंज। तुमको चाहिए दोनों तरफ, मतलब इधर भी थीटा जैसे जाएगा, यहाँ पर जैसे हर तरफ ये थीटा n लेमडा बाय ए तक जाएगा इधर, और थीटा बराबर इधर भी ब्राइट में यहाँ भी लेमडा बाय ए तक जाएगा, इधर भी लेमडा बाय ए तक जाएगा। तो इसका तो 2 लेमडा बाय ए आपको मिल गया। तो एंगल का रेंज कितना मिल गया आपको, 2 लेमडा बाय ए मिल गया। लेमडा बाय ए ऊपर, लेमडा बाय ए नीचे, सेंटर पे यहाँ तक तुमको क्या रहेगा, ब्राइट रहेगा। ये ब्राइट स्पॉट है तुम्हारा, ये ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट का रीजन हो गया 2 लेमडा बाय ए एंगल तक, 2 लेमडा बाय ए ऊपर, लेमडा बाय ए नीचे, ये डबल हो जाता है। बाकी सब में उसका चौड़ाई कम रहेगा। और धीरे धीरे इसकी जो ब्राइटनेस है डिफ्रैक्शन पैटर्न में घटते जाती है, जबकि इंटरफेरेंस पैटर्न में सेम रहती है। और इसका जो फर्स्ट जो तुम्हारा है जो कि तुम्हारा 0 प्राप्त होगा तुमको लेमडा बाय 3 लेमडा बाय ए पर होता है तुमको। और तुम्हारा ये तुमको डार्क ब्राइट दोनों में ये तुमको इंटरफेरेंस, और जहां तक कि मैंने कहा जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न को अगर देखें फंडामेंटल स्तर पर, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन उसके जो पैटर्न है उसमें तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है, उसमें पैटर्न में तुमको जो है तुमको ब्राइटनेस जो तुमको है सेंट्रल ब्राइट का जो सेंट्रल में दोनों पे तुमको ब्राइट ही बनता है। और जो ब्राइटनेस जो होता है तुमको जो ब्राइट फ्रिंज का वह डिफ्रैक्शन पैटर्न में कम होते जाता है, जबकि इंटरफेरेंस पैटर्न में उसकी ब्राइटनेस हमेशा समान रहती है। और जहां तक कि एक जो तुमको है, ये दोनों जैसे एक स्लिट से आप एक्सपेरिमेंट करते हो, वो जो स्लिट है तो उसका तो विड्थ भी है, तो वहां पर डिफ्रैक्शन पैटर्न भी ऑब्जर्व होता है। वहां पर तुमको डबल स्लिट का भी तुमको दोनों तरफ 2 स्लिट हैं तो आपको इंटरफेरेंस भी ऑब्जर्व होगा, और दोनों फेनोमेनन क्या होते हैं वहां पर ऑब्जर्व होने लगते हैं। लेकिन यहां पर अगर तुमको छोटा होगा तो ज्यादा, अगर ए छोटा होने पर डिफ्रैक्शन पैटर्न तुमको ज्यादा ऑब्जर्वेबल होगा, इंटरफेरेंस होगा, और ए का साइज उसके कंपेयर में आते जाएगा तो डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होता जाएगा, ज्यादा विजिबल होगा। जैसे एक क्वेश्चन है तुम्हारा इसी से जुड़ा हुआ, एग्जाम्पल 10.5 है एनसीईआरटी का, जो कि 10.3 जो है उस पर बेस्ड है, जो कि 10.3 हमने पिछले लेक्चर में बताया भी था, तो उसी को फिर से याद करते हुए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10.5, इसमें कहा गया है कि जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें स्लिट विड्थ है 1 मिलीमीटर, स्लिट का विड्थ है 1 मिलीमीटर। तो इसका जो तुमको है और इसकी स्लिट का जो तुमको है, इसको सिंगल स्लिट की तरह अगर एक सिंगल स्लिट ले लें, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में के सिंगल स्लिट का विड्थ क्या हो, ए इज इक्वल टू व्हाट, कि इसमें तुमको इसके सेंट्रल में तुमको इसका जो सेंटर था पार्ट, सेंट्रल पार्ट जो कि डिफ्रैक्शन पैटर्न का होगा, तो सेंट्रल पार्ट कितना होगा तुमको, सेंट्रल पार्ट जो तुम्हारा होगा यहाँ पर था लेमडा बाय ए हो गया। अगर इसका जो स्लिट का जो तुमको थिकनेस है ए, तो इसका जो एंगल हो गया तुमको लेमडा बाय ए ऊपर और लेमडा बाय ए नीचे। तो इसमें जो ये सेंट्रल रीजन है, इस सेंट्रल रीजन में तुमको डिफ्रैक्शन के इंटरफेरेंस के 10 फ्रिंज ऑब्जर्व हो जाए, और इंटरफेरेंस के बीच में डिस्टेंस स्मॉल डी दिया हुआ है, तो इसमें कितना एंगल आ रहा है, 2 लेमडा बाय ए एंगल आएगा इसमें। तो 2 लेमडा बाय ए डिफ्रैक्शन पैटर्न में 2 लेमडा बाय ए में इसमें कहता है कि तुमको 10 जो है तुमको इंटरफेरेंस के फ्रिंज आ जाए। तो 10 उसका एंगुलर विड्थ होता था, लेमडा बाय डी होता था, तो 10 लेमडा बाय डी। तो ए का वैल्यू क्या होगा तुमको, ए इक्वल्स टू डी बाई 5 हो गया, ए इक्वल्स टू डी बाई 5। तो ए का वैल्यू
1 मिलीमीटर बाय 5, दैट इज 0.2 मिलीमीटर अगर होगा विड्थ का साइज, तो इसमें 10 फ्रिंज आ जाएंगे, और इससे कम होगा तो और ज़्यादा 20 फ्रिंज आ जाएंगे। अगर ये छोटा होते चले जाएगा तो इसका जो सिग्निफिकेंस है, जैसे जैसे ए का वैल्यू और छोटा हो जाए तो उसमें 10 फ्रिंज आ जाएंगे, 10 अभी आए हैं तो 20 आ जाएंगे, और आधा करेंगे 0.1 मिलीमीटर कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे स्लिट होता जाएगा तो डिफ्रेक्शन पैटर्न जो तुम्हारा है वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं रह पाएगा, बल्कि इंटरफेरेंस पैटर्न ही क्या होगा, ज़्यादा विजिबल होगा। और ए का साइज अगर बढ़ता जाएगा तो डिफ्रेक्शन पैटर्न ज़्यादा प्रोमिनेंट होता जाएगा। यहां पर क्या क्वेश्चन था कि जो सेंट्रल जो तुम्हारा रीजन है 2 लैम्डा बाय ए का, जो सेंट्रल ब्राइट का, इसमें जो है इंटरफेरेंस के 10 फ्रिंज मिले, तो वहां पर दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 1 मिलीमीटर, तो 10 इंटू लैम्डा बाई डी एंगुलर विड्थ हमको पता था, तो दोनों के आधार पर क्या कर दिया गया, इसको निकाल दिया गया। तो 10.5 तुम्हारा एग्जाम्पल ये समाप्त हो गया, और इसमें तुमको दोनों में डिफरेंस भी समझ में आया होगा जहां तक मुझे लग रहा है। और एंगुलर सेपरेशन लैम्डा बाय ए हो गया तुम्हारा, जो दोनों साइड से है। अब तुमको इसी टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जो टेलीस्कोप है या माइक्रोस्कोप है, इसका जो तुमको रिजॉल्विंग पावर क्या होता है। रिजॉल्विंग पावर का मतलब ये होता है कि तुमको रिजॉल्व करके तुमको दिखाना है कि दो चीज को आप अलग अलग देख पाएं, दैट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। हमारा आई जो है धीरे धीरे जैसे दूर के चीज को हम लोग देखते हैं, जैसे कि मून पे देख रहे हैं, तो वहां पर जो मून पर जो 2 गड्ढे ज्यादा दूरी पर भी हैं, लेकिन हमें क्या लगते हैं, बिल्कुल नजदीक सटा हुआ दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब हमारा आई उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो किसी प्रकार किसी भी इंस्ट्रूमेंट का भी अपना एक रिजॉल्विंग पावर होता है कि उसमें जो एक पर्टिकुलर एंगल से कम में को वह अलग अलग शो नहीं कर पाएगा, चाहे टेलीस्कोप हो या माइक्रोस्कोप हो। तो उसके रिजॉल्विंग पावर में यह देखना होता है कि जब अगर तुमको सेंट्रल ब्राइट के रेंज से ज्यादा अगर आपका होगा, उससे छोटा अगर आपका आ रहा है अगर एंगल पे, तो उसमें अब रिजॉल्व नहीं होगा। सेंट्रल ब्राइट से अगर छोटा तुम्हारा आ गया तो डेल्टा थीटा का वैल्यू, जैसे कि तुमको फिगर बना के इसमें दिखाते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा कि दो चीज को अगर अलग अलग देखना है तो किसी भी तुमको जो ऑब्जेक्टिव लेंस है आपका, जो कि टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप का, वह जाहिर है कि उसको अगर सेपरेट कर पाएगा, उसका जो तुमको डिफ्रेक्शन पैटर्न बनेगा, वह अगर तुमको ब्राइट जो सेंट्रल ब्राइट है रीजन उसी के रेंज में रहेगा, तभी वह क्या होगा, सेपरेट हो पाएगा। जैसे कि यहां पर देखते हैं हम लोग रिजॉल्विंग पावर ऑफ, पहले टेलीस्कोप ही देखते हैं हम लोग। रिजॉल्विंग पावर का मतलब समझ में आ गया होगा अभी तक कि तुमको दो चीज को सेपरेट करके हम लोग क्या कर पाए, देख पाए। तो जैसे जैसे तुमको एक्सपेरिमेंट भी तुम्हारा जो दिया हुआ है किताब में तुम्हारा, जो कि बॉक्स में, जिसमें कि 2 ब्लैक स्ट्रिप को यहाँ पर देखते जाइए, ब्लैक के बीच में व्हाइट रखते जाइए, इसके गैप को क्या करते जाइए, कम करते जाइए धीरे धीरे, ब्लैक स्ट्रिप व्हाइट, और आप थोड़ा दूर जाके देखिए तो आपको कुछ इस देर के बाद ये स्ट्रिप, इसके थिकनेस, इसको अगर घटाते जाएंगे तो एक डिस्टेंस के बाद देखिएगा ये दोनों जो तुमको स्ट्रिप है ब्लैक वाला, वो सटा हुआ दिखेगा। इसका मतलब आपका आई जो है उन दोनों को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। इससे आप अपने आई की रिजॉल्विंग पावर को भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और जहां तक कि डिफ्रेक्शन के पैटर्न को ऑब्जर्व करने का एक मेथड दिया हुआ था कि आप 2 ब्लेड होता है, ब्लेड को जो नुकीला भाग है दोनों को एक साथ रख के, जैसा कि फिगर देखोगे बुक में बना हुआ है, वहां पर उतना पतला स्लिट से आप क्या कर सकते हैं, उसमें से गुजार के डिफ्रेक्शन के पैटर्न को आप, डिफ्रेक्शन फ्रिंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपना जो पॉइंट है इस पर आते हैं हम लोग, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो एक टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर जिसको आई ऑब्जेक्टिव है, ये जिसको रेड्यूस जितना को सेपरेट नहीं कर पाएगा, तो जो आई पीस है वो इसको मैग्नीफाई करता है, तो वो जाहिर है कि वो भी इसको सेपरेट नहीं कर पाएगा। तो रिजॉल्विंग पावर जो तुम्हारा होगा, ये कितना एंगल, मान लो 2 स्टार डेल्टा थीटा एंगल से सेपरेटेड है, ये डेल्टा थीटा एंगल से सेपरेटेड है अगर, तो ये तुमको डेल्टा थीटा एंगल से अगर सेपरेटेड हैं, तो यहां पर ये भी क्या होगा, तुम्हारा डेल्टा थीटा एंगल ही बना इधर की ओर, और ये फोकस डिस्टेंस के आसपास, ये कहां पे जाके ऑब्जर्व होगा, तुमको ये फोकल लेंथ पे ये ऑब्जर्व होगा।
ये फोकल लेंथ पे ये ऑब्जर्व होगा। तो ये फोकल लेंथ पे ये इसका जो रेडियस है तुम्हारा दैट इज लेमडा बाय ए। ये क्या होता था तुमको, थीटा का वैल्यू लेमडा बाय ए होता था, थीटा का वैल्यू फर्स्ट ये सेंट्रल ब्राइट के लिए। तो एफ इंटू इसका कहाँ तक हो गया डिफरेंस, एफ इंटू कितना होगा तुमको, डेल्टा थीटा बाई 2 इसका होगा लीनियर विड्थ, एफ इंटू डेल्टा थीटा इक्वल्स टू क्या होगा तुमको, एफ इंटू डेल्टा थीटा इक्वल्स टू आर नॉट। आर नॉट हो गया रेडियस ऑफ सेंट्रल, रेडियस ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट का ये रेडियस हो गया तुमको आर नॉट। आर नॉट कितना हो जाएगा, आर नॉट का वैल्यू लेमडा बाय ए इंटू एफ होगा। तो एफ इंटू डेल्टा थीटा बराबर आर नॉट का वैल्यू क्या होगा तुमको, एफ इंटू लेमडा बाय ए, जो कि एन लेमडा बाय ए तक में उसका डार्क शुरू होता था, 1 लेमडा बाय ए ऊपर और लेमडा बाय ए नीचे, उसके बाद डार्क आता था, ये ब्राइट रीजन है तुम्हारा। तो एफ एफ से तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो डेल्टा थीटा कितना होगा तुम्हारा, दैट्स इक्वल्स टू लेमडा बाय ए, या लेमडा बाय ए कहें या 2a कहें। तो यार अगर विड्थ अगर आप 2a लेते हैं, लेमडा बाय ए कहें या 2a कहें, ये तुम्हारा अगर इसका जो तुम्हारे बुक में से इसका एपर्चर को 2a लिया हुआ है। अगर तुम्हारे बुक में के लैंग्वेज में जाएं तो इसको इस एपर्चर को क्या लिया गया है 2a, या तो इसका जो कि एपर्चर है इसका डायमीटर ऑफ 2a अगर लिया जाए, 2a इक्वल टू डायमीटर ऑफ एपर्चर, डायमीटर ऑफ एपर्चर 2a लिया गया, या स्लिट का जो विड्थ होगा उसमें से दोनों में से जो कम होगा। तो अगर विड्थ 2a लेते हैं आप, तो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देना का बात होगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें, इसमें थोड़ा सा एरर हो गया लिखने में, इसको मैं लिख देता हूँ फिर से। जहाँ तक कि तुमको ये जो अभी बता रहे थे लेमडा बाय ए, ये होता है तुमको स्ट्रेट एज के लिए, ये स्ट्रेट एज के लिए होता है लेमडा बाय ए। लेकिन यहाँ पर जो कि अगर लेंसेज है जो स्फेरिकल लेंसेज वगैरह, तो उसके लिए 1.22 लेमडा बाय ए होता है, जिसको प्रूव नहीं किया गया। ये तुम्हारा रिजल्ट है, जो स्ट्रेट एज के लिए था एंगल था कितना, लेमडा बाय ए। और यहाँ पर जो तुमको हो जाता है जो कि सर्कुलर लेंस वगैरह के लिए जो हो जाता है स्फेरिकल के लिए 1.22 लेमडा बाय ए। तो एफ इंटू डेल्टा थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया तुमको, आर नॉट। और ये सेंट्रल ब्राइट के लिए जो कि एंगल होगा तुम्हारा 1.22 लेमडा बाय ए या लेमडा बाय 2a, जो साइड ऑफ एपर्चर लिखेंगे। तो एफ इंटू डेल्टा थीटा इक्वल टू, यहां पर जो गलत कर दी थी इसको करेक्ट कर रहे हैं, 1.22 लेमडा बाय 2a, ये एपर्चर 2a लिया गया बुक में, इसलिए मैंने भी 2a ले लिया, इंटू एफ कर दीजिए। तो डेल्टा थीटा जो हो गया दैट्स इक्वल टू 1.22 लेमडा बाय 2a। 2a इज इक्वल टू एपर्चर ऑफ डायमीटर ऑफ एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव, डायमीटर ऑफ एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का ये एपर्चर है ये। और ये डेल्टा थीटा इतना एंगल को क्या कर सकता है, ये तुमको मिनिमम मतलब कि यहां से इतना एंगल होगा तभी ये उसको सेपरेट कर पाएगा, इससे कम को सेपरेट नहीं कर पाएगा इसको, इससे कम एंगल को मतलब कि डेल्टा थीटा का वैल्यू इससे कम को वो अगर तुम्हारा एंगल कोई 2 स्टार बना रहा है या कोई प्लेनेट बन रहा है तो उसको ये सेपरेट करके दिखा नहीं पाएगा। तो जैसे कि तुम्हारा एक एग्जाम्पल भी इसमें दिया गया है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 10.6 है तुमको। ये ऑब्जेक्टिव जितना बड़ा साइज का होगा जाहिर है उसका रिजॉल्विंग पावर भी ज्यादा होगा। उसमें दिया हुआ है तुमको लेमडा का वैल्यू है तुमको 6000 एंगस्ट्रम है, लेमडा यूज किया गया 6000 एंगस्ट्रम का, 6000 एंगस्ट्रम का। और जो तुमको जो हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस का जो तुमको जो डायमीटर यूज किया गया दैट इज 100 इंच, 101 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो दैट्स इक्वल टू 2.54 मीटर हो गया ये तुम्हारा, ये 2.54 मीटर हो गया इसका 2a का वैल्यू, 2a का वैल्यू डायरेक्ट हो गया, ये 2a का वैल्यू 2.54 मीटर हो गया। तो इसका जो रिजॉल्विंग पावर, जो रिजॉल्विंग एंगल जो मिनिमम होगा वो होगा 1.22 लेमडा बाय 2a, 2a का वैल्यू ही हमारे पास आ गया 1.22 इंटू 6000 इंटू 10⁻10 मीटर होता है, एक एंगस्ट्रम में 10⁻10 मीटर बाय 2.54 मीटर हो गया तुम्हारा ये। तो 1.22 बाय क्या हो गया तुमको 2.54, 1.22 इंटू 6 है तो ये हो जाता है 2.97 इंटू
2.9 इंटू 10 पावर -7 रेडियन, इतना को सेपरेट किया जा सकता है। ये तुम्हारा ये इसकी रिजॉल्विंग पावर है। यही इस इतना से कम एंगल को दोनों ये जो टेलीस्कोप से देखेंगे तो 100 इंच का जो टेलीस्कोप है इससे कम एंगल के पर जो स्टार वगैरह होगा अगर बन रहा है तो उसको दिन को अलग अलग नहीं दिखा पाएगा। ये तो इतना कम से कम ये तुम्हारा सेपरेशन है, इससे ज़्यादा ये रिजॉल्व नहीं कर सकता है। तो डिफ्रैक्शन जाहिर है कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के रिजॉल्विंग पावर को भी डिसाइड करता है कि आपका जो कि ये तुमको R0 का जो तुम्हारा जो विस्तार है तुमको ये तुमको R0 के इक्वल ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा, इससे कम नहीं हो पाएगा। तो ये तुम्हारा नहीं तो वो तुम्हारा F डेल्टा थीटा इक्वल टू R0 के इक्वल होना चाहिए। अब तुमको जहाँ तक है इसके बाद है तुमको एक है तुमको माइक्रोस्कोप का अगर देखें हम लोग तो माइक्रोस्कोप में जाएगा कि माइक्रोस्कोप में जो डिस्टेंस होता है वहाँ पर जो हम लोग दूरी पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं होता, हमारा जो पॉइंट रखा जाता है वो हम लोग नज़दीक में ही रखते हैं, कुछ फोकस से थोड़ा सा ज़्यादा दूरी पर रखते हैं जिससे कि उसका जो है बात कर रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो जिससे कि उसका इमेज दूसरे साइड बन सके। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ हम लोग देख लेते हैं माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर। तो इसमें भी जाहिर है कि ऑब्जेक्टिव लेंस अगर सेपरेट कर पाएगा तभी वो क्या होगा तुमको रिजॉल्व होगा। आईपीस सिर्फ उसको मैग्नीफाई करने का काम आ सकता है, उससे वो रिजॉल्व अगर इधर नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव अगर रिजॉल्व नहीं कर पाएगा तो ऑब्जेक्टिव आईपीस भी उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर क्या है इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो इन्फिनिटिव नहीं होता, ये तुमको इसमें किस दूरी तक इसको तुमको मैग्नीफाई करके ये दिखा पाएगा, कम से कम कितना डिस्टेंस को दिखा पाएगा, यही हमारा काम होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो तुम्हारा एपर्चर है इसको हम लोग मान लें अगर इसको 2A लिया गया है तुम्हारे बुक में शायद या D कुछ भी ले लेते हैं, इसको 2A ही ले लो, उसमें भी 2A लिए। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पर अगर ये तुमको ऑब्जेक्ट अगर रहेगा ये बीटा एंगल बना रहा है, ये एंगल क्या बना रहा है, अगर ये बीटा एंगल बना रहा है, ये एंगल हो गया तुम्हारा, ये एंगल हो गया बीटा दोनों साइड। तो 10 बीटा जो होगा तुमको ये तुम्हारा ये जो डिस्टेंस है ये फोकस से थोड़ा सा बड़ा होगा, U इसको कह सकते हैं आप। और यहाँ पर जो इधर इमेज बनेगा, इधर भी बनेगा कहीं पर इमेज, यहाँ पर भी इमेज, यहाँ पर भी डिस्टेंस पर अगर इसका इमेज बनता है तो भी इंटू फिर क्या होगा, भी इंटू डेल्टा थीटा जो होगा इसका, भी इंटू डेल्टा थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुमको, इसका भी जो तुम्हारा होगा इसका जो कि होगा इसका R0 का जो वैल्यू होगा भी इंटू डेल्टा थीटा बराबर क्या हो जाएगा तुमको R0। तो भी तो तुम्हारा दो फिर क्या हो जाएगा, इसका कैंसिल आउट हो जाएगा तुमको दोनों साइड। तो इसका जो कि एंगल जो बनेगा 1.22 लेमडा बाय ए, भी इंटू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू R0 हो गया तुमको रेडियस उसका। तो 1 भी इंटू डेल्टा थीटा है तो R0 में भी भी रहेगा, तो भी इंटू डेल्टा थीटा बराबर इधर भी हो गया भी इंटू क्या हो गया 1.22 लेमडा बाय 2a, 1.22 लेमडा बाय 2a और इंटू भी तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो डेल्टा थीटा क्या होगा तुम्हारा 1.22 लेमडा बाय 2a। और ये तुमको अगर ये एंगल हुआ और अगर तुमको इसका जो वैल्यू देखा जाए तो इसका इतना एंगल से तुमको क्या हो जाएगा, अगर मैग्नीफाइंग पावर ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इन इमेज प्लेन, इन इमेज प्लेन में क्या होगा तुमको डिस्टेंस में भी से गुना कीजिए तो भी इंटू क्या होगा तुमको 1.22 लेमडा बाय 2a, यही हो गया आपका। और इन ऑब्जेक्ट प्लेन में ये मैग्नीफाई क्या होगा m टाइम्स, m तो इसको डिवाइड कर दीजिए d मिनिमम इन ऑब्जेक्ट प्लेन, ऑब्जेक्ट के साइड कितना होगा ऑब्जेक्ट प्लेन, इसका मैग्नीफाइंग जितना क्या उतना से क्या कर लीजिए इसको डिवाइड कीजिए 1.22 लेमडा बाय 2a इंटू भी बाय m हो गया तुमको मैग्निफिकेशन जो कि v बाई यू, इसको लिख देंगे आगे में तो v कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m 1.22 लेमडा बाई 2a इंटू v और ये क्या आ जाएगा तुमको v बाय u हो जाएगा, v बाय
यू हो जाएगा। तो भी तुम्हारा कैंसिल हो गया, 1.22 लेमडा यू बाय ए 2a, दैट्स इक्वल्स टू हो गया 1.22 लेमडा बाय 2a इंटू यू, लेमडा बाय 2a इंटू यू हो गया तुम्हारा। और u को जाहिर है कि u बाय 2a को हम लोग 10 बीटा के रूप में यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो 10 बीटा का वैल्यू कितना है तुमको, 10 बीटा इक्वल्स टू हो गया तुमको a बाय यू, a बाय यू। तो 10 बीटा नीचे आ जाएगा, a बाय यू 2 भी रह जाएगा और तुम्हारा 10 बीटा हो, तो डी मिनिमम जो तुम्हारा हो गया, तो 10 बीटा जो तुम्हारा हो गया, तो डी मिनिमम क्या हो गया तुम्हारा 1.22 लेमडा बाय 210 बीटा, 210 बीटा, 1.22 लेमडा बाय 210 बीटा। और ये तुमको रिजॉल्विंग पावर कहेंगे, तो इसको मैं अगर n टाइम्स इसको पलट देंगे इसको, तो एपर्चर के जस्ट एपर्चर बड़ा होने पर रिजॉल्विंग पावर हो गया तुमको, रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू 1 बाय डी मिनिमम। तो कितना कम से कम दूरी है, डी मिनिमम जितना छोटा होगा उतना बेहतर होगा। तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुमको 210 बीटा बाय 1.22 लेमडा। और ये जो तुमको है 10 बीटा का जहाँ तक वैल्यू है, और ये तुमको अगर किसी मीडियम में डाल देते हैं, if it is placed in any medium of refractive, if the microscope is placed in medium of refractive index mu, then resolving power जो होगा तुमको, resolving power is equal to mu 10 बीटा 2 म्यू 10 बीटा या साइन बीटा भी इसको कर देता है बाय 1.22 लेमडा। इसको 10 बीटा को लगभग साइन बीटा भी कर सकते हो। तो ये तुमको रिजॉल्विंग पावर इससे बढ़ जाता है। किसी दूसरा मीडियम तेल वगैरह में इसको डाल दें तो इससे इसका रिजॉल्विंग पावर क्या जाता है, कुछ बढ़ जाता है। या इसके साइज को क्या कीजिए, आप बड़ा कीजिए, या वेवलेंथ को जो लाइट का यूज कीजिए वो कम हो। तो इस प्रकार से रिजॉल्विंग पावर को क्या कह सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। और एक तुमको जो है टॉपिक है तुमको इस जो लिमिटेशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स कहाँ तक वैलिड होता है, तो जहाँ तक देखिए जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाता है हमारा जो कि अगर सिंगल स्लिट से ही हम लोग बात करें, जो स्ट्रेट एज वाला से, जो जिसमें लेमडा बाय ए हमारा था एंगल, लेमडा बाय ए तुम्हारा क्या था, जो एंगल जो होता सेंट्रल ब्राइट का। तो अगर सेंट्रल ब्राइट का जो थिकनेस है जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा तो उसको रे के रूप में मानना क्या हो जाएगा तुमको, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे कि आर भी इंटू डेल्टा थीटा हम लोग लिखे थे अभी, तो डेल्टा थीटा जैसे जैसे भी बढ़ रहा है तो उसकी चौड़ाई क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। ये तुमको कहता है कि तुमको ये जो डिस्टेंस लिखता है ZF तक, जहाँ पर कि रे ऑप्टिक्स इज वैलिड टू ए डिस्टेंस, रे ऑप्टिक्स इज वैलिड अप टू डिस्टेंस ZF, फ्रेनेल डिस्टेंस कहते हैं इसको, ZF फ्रेनेल डिस्टेंस वेयर ZF इंटू डेल्टा थीटा जो सेंट्रल ब्राइट का है, ये डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ये विड्थ के इक्वल हो जाए, विड्थ ऑफ स्लिट के बराबर हो जाए। तो ये हो जाएगा तुमको। और यहाँ पर जैसे देखें तुमको तो दैट इज इक्वल टू ZF जो डिस्टेंस जाएगा, जितना दूरी चलते जाएगा, और इसका होता था तुमको लेमडा बाय ए होता था तुमको, जो स्ट्रेट एज का बात करें, ये स्ट्रेट एज में की बात करें, ये स्ट्रेट एज के लिए था। तो ये तुम्हारा हो गया। तो ZF कितना हो गया तुमको, ए स्क्वायर बाय लेमडा, यहाँ तक वैलिड होता है। रे ऑप्टिक्स इज वैलिड फॉर दैट डिस्टेंस, रे ऑप्टिक्स इज वैलिड।
तो ये रे ऑप्टिक्स यहाँ तक इस डिस्टेंस तक के लिए ए स्क्वायर बाय लेमडा तक के लिए क्या माना जाता है, वैलिड माना जाता है। और अगर तुमको ये जेड इफ लेमडा टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए तो जेड एफ टेंस टू क्या हो जाएगा, लेमडा टेंस टू 0 हो जाए तो जेड एफ टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक रे ऑप्टिक्स वैलिड हो जाएगा। और इसके बाद जो तुमको होता है ये जो सेंट्रल ब्राइट का वैल्यू बढ़ जाता है तो उसके बाद रे ऑप्टिक्स ये ज़्यादा बड़ा होते चला जाएगा और रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी। तो जहाँ तक कुछ रीजन जहाँ तक कि इसका एपर्चर ए से मैंने स्लिट के विड्थ तक रहे वहाँ तक रे ऑप्टिक्स को वैलिड माना जाता है, उसके बाद उसकी वैलिडिटी को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। जैसे तुम्हारा एक क्वेश्चन है तुमको 10.7 एग्जाम्पल में, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10.7, उसमें दिया गया है तुमको जेड एफ इसका वैल्यू निकालना है, कहाँ तक रे ऑप्टिक्स वैलिड होगा, दैट्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय लेमडा है। तो ए का वैल्यू वहाँ पर दिया हुआ है तुमको, जहाँ तक मुझे आ रहा है 3 मिलीमीटर। तो 3 मिलीमीटर है तो 3 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁻³ और लाइट जो यूज किया गया दैट इज 500 नैनोमीटर का लाइट यूज किया गया है, -3। तो ये हो गया 3 इंटू 3 दैट इज 3 मिलीमीटर का ए दिया गया है, तो 3 इंटू 3 9 इंटू 9000 हो गया, 9000 बाय 500, तो दैट इज इक्वल टू 18 मीटर तक ये रे ऑप्टिक्स वैलिड होगा। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया 18 मीटर तक ये रे ऑप्टिक्स वैलिड रहेगा इसमें। तो ये जो तुम्हारा था अभी जो हमने जो क्लास लिया आज का, जिसमें कि डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के जो लेक्चर थे, इसमें जितना भी एनसीईआरटी बुक के आधार पर वो सारे बता दिए गए, उसके जो 3 एग्जाम्पल जो थे 10.5, 10.6, 10.7 ये सब इसमें क्लियर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप कि तुम्हारा जितना कि सिलेबस है उसका तुम समझ में आया होगा, जिसमें कि जो स्ट्रेट एज के कारण जो था उसका रिजल्ट पर ही ध्यान रखोगे, जहाँ तक जो तर्क है वो समझ में आ गया होगा, जहाँ तक समझ में आया होगा, और रिजल्ट पर ही फोकस करना है। और ज़्यादा इसमें क्या कहते हैं तुमको थियोरेटिकल जो जितने बताए गए उसको ध्यान रखिए। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में यही तुम्हारे कोर्स में दिया हुआ है, और जो भी तुम्हें परेशानी हो लाइट में हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री, मैथ, किसी में भी, तो राइटफुल ऐप की मदद से हमसे कभी भी पर्सनली मदद भी ली जा सकती है किसी भी पॉइंट को या किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।